नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा के अल शिफा अस्पताल में इस्राइल की सेना को हमास का कमांड सेंटर नहीं मिला है। दुनिया इसका इंतजार कर रही है कि कब इस्राइल अपने सारे सबूत पेश करेगा। इसी आधार पर अल शिफा को निशाना बनाया गया कि यह अस्पताल नहीं, आतंक का अड्डा है। लेकिन इतने दिन हो गए, इस्राइल अभी तक ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। एक टनल की बात थी, वो टनल भी उसे नहीं मिला। अल जजीरा ने अल शिफा अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों के हवाले से लिखा है कि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इस्राइल की सेना का कहना है इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस अस्पताल में भर्ती 450 मरीजों को निकाल लिया गया है, मगर अभी भी अस्पताल में 120 मरीज हैं। इस्राइल की सेना पर आरोप लग रहे हैं कि उसने इस अस्पताल में काफी तोड़फोड़ मचाई है। यह भी साफ नहीं कि अल शिफा में घायलों को लाया जा रहा है या नहीं। वहां काम कर रहे डॉक्टर और नर्स किस हालत में हैं और कैसे काम कर रहे हैं, जानकारी के नाम पर वही है जो इस्राइल की सेना कह रही है। गजा के अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने कहा है कि इस्राइली सैन्य बलों ने अस्पताल की पानी की मुख्य सप्लाई लाइन को ध्वस्त कर दिया है। सोचिए, पानी नहीं है उस अस्पताल में, ना ऑक्सीजन है, मरीज प्यास से चीख रहे हैं। उनका कहना है कि यह त्रासदी है। 650 मरीज, 500 स्टाफ, 5000 लोग अस्पताल में मौजूद हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि शिफा के बर्न्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने कहा है कि आईसीयू के अधिकतर मरीज ऑक्सीजन और ईंधन की कमी से मारे जा चुके हैं। मरीजों की मदद की तमाम अपील का इस्राइल और दुनिया पर कोई असर नहीं हुआ। इस्राइल 6 हफ्ते से गजा के अल शिफा अस्पताल को आतंक का अड्डा बताया जा रहा था। अब तक उसके पास इसके ठोस सबूत हो जाने चाहिए थे। इस्राइल पर आरोप है कि वह नागरिकों को भी मार रहा है। इसके जवाब में वह यही कहता रहा कि उसका हमला हमास को लेकर है। हमास नागरिकों को ढाल बना रहा है, अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए नागरिक भी चपेट में आ जा रहे हैं। इसलिए भी यह जरूरी है कि इस्राइल दुनिया के सामने साबित करे कि अल शिफा अस्पताल से हमास का कमांड सेंटर चल रहा है। आपको हमने पहले भी यह एनिमेशन वीडियो दिखाया है। यह इस्राइल की सेना का बनाया हुआ एनिमेशन है जो अक्टूबर महीने के आखिर में जारी किया गया था। इस एनिमेशन में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि अस्पताल के नीचे के टनल से हमास का कमांड सेंटर चल रहा है। आईडीएफ ने एनिमेशन में दिखाया कि शिफा के नीचे हमास का कितना विस्तृत नेटवर्क है, जिसमें बाकायदा मीटिंग के रूम हैं और चलने फिरने की लंबी लंबी सुरंगें हैं। क्या इस तरह का कुछ भी इस्राइल की सेना को अल शिफा के नीचे मिला है? अगर नहीं मिला है तो यह एनिमेशन कैसे बना दिया गया? आखिर आईडीएफ ने एनिमेशन किस आधार पर बनाया? जब भी अस्पतालों को निशाना बनाने पर सवाल उठा, इस्राइल की तरफ से यही जवाब आया कि हमास इन अस्पतालों का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। अगर हमास का यहां कमांड सेंटर चल रहा है, जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है, तो अभी तक इतना बड़ा टनल इस्राइल को क्यों नहीं मिला? इस्राइल 3 दिनों से अल शिफा अस्पताल को घेरे हुए है। उस अस्पताल में घुसने के बाद यही उम्मीद की जा रही थी कि उसकी सेना ठोस सबूत पेश करेगी। अभी तक वो ठोस सबूत नहीं पेश कर सकी है। इस्राइल ने अस्पताल के भीतर से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे लेकर जब हंगामा हुआ तो उसे हटा लिया गया और फिर से एडिट कर अपलोड कर दिया गया। तब भी सवाल उठ रहे हैं। गजा पर इस्राइल के हमले के कवरेज को लेकर बीबीसी की काफी आलोचना हुई है, मगर इसी बीबीसी ने अल शिफा अस्पताल को लेकर इस्राइली सेना के दावे की पोल खोल दी है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अल शिफा अस्पताल में दाखिल हुए 3 दिन हो गए, मगर इस्राइल को वह टनल हाथ नहीं लगा जिसे वह एनिमेशन के जरिए दुनिया को बता रहा था। MRI machine, and if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in, यह वही वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया था। इसी को लेकर बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए हैं।
बीबीसी के एंकर ने कहा है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के कुछ घंटे बाद ठीक इसी जगह पर बीबीसी और अमेरिका के फॉक्स न्यूज की टीम को ले जाया गया। इस्राएल की सेना ने कुछ चुनी हुई जगहों पर ही रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। पत्रकार अपने हिसाब से अस्पताल के अलग अलग हिस्सों का दौरा नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद इस्राएल की सेना ने हटाया। पहले वाले वीडियो के कुछ अंश हटाकर दोबारा से इसे पोस्ट किया गया। दूसरी बार जब पोस्ट हुआ तो उसमें से एक हिस्सा गायब था, जिसमें सेना के अधिकारी एक सैनिक के बंधक होने की बात कह रहे थे। बीबीसी ने इसे उजागर किया है। सेना के अधिकारी उस वीडियो में दिखाते हैं कि एमआरआई मशीन के पीछे हथियार है। बीबीसी के पत्रकार ने भी वहां जाकर हथियार देखे, लेकिन ये वो हथियार नहीं थे जो इस्राएल की सेना के वीडियो में देखे गए थे। बीबीसी को वहां एक के बदले 2 बंदूकें दिखाई देती हैं। सेना ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि दिन भर की कार्रवाई में हथियार बरामद होते रहते हैं। सेना कहती है कि उसका वीडियो बिना एडिट के है, लेकिन वीडियो में एक जगह पर एडिटिंग का कट साफ तौर पर देखा जा सकता है, यह बीबीसी ने बताया है। सेना ने कहा है कि हम मीडिया को गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। Similar to what you saw in the other areas. And let's go see the last thing, which is more related to intelligence, which I think we will be able to extract quite a lot of interesting intelligence from. If you can see, इस अस्पताल पर कितना जुल्म किया गया, जितना गजा पर किया गया है, उससे कई गुना ज्यादा इस अस्पताल पर किया गया है। यहां काम कर रहे डॉक्टरों की भी परवाह नहीं की गई। कितने अस्पताल बंद कर दिए गए गजा में, यह बताकर कि वहां से आतंक का अड्डा चल रहा है। एक झूठ को सच बनाने की कोशिश लगातार फेल होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र एजेंसियां इन दावों की जांच करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वीडियो में एमआरआई मशीन के बगल में एक हथियार हो और दूसरे वीडियो में हथियारों की संख्या 2 हो जाए? सेना कहती है कि दिन भर की कार्रवाई में हथियार बरामद होते रहते हैं। तो क्या जो भी हथियार बरामद किए जाते हैं उन सभी को ले जाकर एमआरआई मशीन के बगल में रखा जाता है? बीबीसी का कहना है कि इस तरह के सबूत आईडीएफ के पुराने दावों से मेल नहीं खाते, जिसमें कहा गया था कि अल-शिफा हमास का कमांड सेंटर है। अमेरिका ने शब्दों का अलग चुनाव करते हुए कहा है कि अल-शिफा हमास का कमांड और कंट्रोल नोड है, यानी कमांड सेंटर से छोटा ठिकाना होने की ओर इशारा करता है। बीबीसी का कहना है कि अब तक सेना को या तो मजबूत साक्ष्य मिले नहीं हैं या फिर वो उन्हें अभी साझा नहीं कर रही है। कुल मिलाकर एक अस्पताल और उसमें भर्ती सैकड़ों मरीजों की परवाह कोई नहीं कर रहा। बीबीसी के संपादक जेरेमी बोवेन ने लिखा है कि इस्राएल की सेना उसकी टीम को लेकर अस्पताल में ले गई, मगर टीम को अपने हिसाब से नहीं देखने दिया गया। उनकी टीम वहीं तक जा सकी जहां तक सेना ने जाने दिया। अल-शिफा अस्पताल में घुसे हुए कितने दिन हो गए, इसके बाद भी इस्राएल की सेना सबूत खोज रही है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसकी कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है। अस्पताल को लेकर जो भी दावा किया जा रहा है वो इस्राएल का है। प्रेस को भी वहां जाने नहीं दिया गया जो अपनी तरफ से इन बातों की पुष्टि कर सके। गजा में स्वतंत्र मीडिया नहीं है। इस्राएल की सेना के पहुंचने से पहले ही वहां काम करने वाले 40 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके थे। अब वही पत्रकार बचे हैं जिन्हें इस्राएल की सेना अपने साथ ले जाती है। जहां तक ले जाती है उसके बाद से वहां से उनका कैमरा लौट आता है। इस दौरान पश्चिमी मीडिया के अखबारों और चैनलों की भी खूब पोल खुली है, उनके पूर्वाग्रह सामने आए हैं। अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि उसके पास गजा में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए स्रोत नहीं है। इस्राएल का साथ देने वाला अमेरिका कह रहा है कि उसके पास गजा की खुफिया जानकारी जुटाने के साधन नहीं है। इससे बड़ा क्रूर मजाक क्या हो सकता है? धीरे धीरे ही सही लोगों को दिख रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस मेंबर बेक्का बैलिंट ने मांग की है कि गजा में तुरंत युद्ध विराम हो। वो पहली यहूदी सांसद हैं जिन्होंने ऐसी मांग की है। आपको याद होगा कि इस्राएल ने पहले बताया था कि हमास के हमले में 1400 लोग मारे गए हैं। फिर उसने अचानक से 200 घटा दिए और कहा कि हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1200 है। इस संख्या को लेकर एक नया विवाद सामने आया है।
12 नवंबर को जब इसराइल ने मरने वालों की संख्या 1200 बताई, तब यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया गया है। इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इतना ही कहा कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक 1400 लोग मारे गए थे। आने वाले दिनों में जैसे जैसे मृतकों की पहचान होगी, आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं। अब इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। MSNBC अमेरिका का एक न्यूज चैनल है। इस चैनल के एक कार्यक्रम में नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार ने पत्रकार मेहदी हसन से साक्षात्कार में कह दिया कि मरने वालों का आंकड़ा पहले 1400 था, अब हमने 1200 कर दिया है, क्योंकि हमने पाया कि बढ़ा चढ़ाकर संख्या बता दी गई थी। हमसे गलती हुई। वो ऐसे शव थे जो इतनी बुरी तरह जल गए थे कि हमें लगा कि हमारे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो हमास के आतंकियों के शव के हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सलाहकार की जुबान से एक सच फिसलकर बाहर आ गया कि 200 शव हमास के हैं। इसराइल ने उस दिन क्यों नहीं कहा 12 नवंबर को कि ये हमास के शव हैं, जिस दिन मरने वालों की संख्या 1400 से घटाकर 1200 की गई थी। इन जले हुए शवों को दिखाकर इसराइल बताता रहा कि हमास कितनी क्रूरता कर सकता है। लेकिन अब केवल इस्राएली लोगों के ही शव जले हुए नहीं हैं, हमास के भी जले हुए हैं। इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि इन शवों को किसने जलाया। इस्राएली सैनिकों को जलाने के मामले में जवाब मिलता है या दिया जाता है कि हमास ने जलाया होगा, लेकिन हमास के 200 लोगों को किसने जलाया, वह भी उस दिन जब इस्राएल की सेना कहीं नजर नहीं आई। यही खबरें छप रही थी कि इस्राएल की सेना को पता ही नहीं चला, वो मुकाबला नहीं कर पाई और हमास अंदर तक आ गया। अगर इस्राएल को मालूम था कि उसकी जवाबी कार्रवाई में हमास के 200 लोग मारे गए हैं, जल गए हैं, तो उसने ये बात 1 महीने तक क्यों नहीं बताई। इसके अलावा अन्य जले हुए शवों पर भी संदेह जताया जा रहा है। क्या उनमें भी इस्राएल द्वारा हमले के शिकार लोग शामिल होंगे? इन शवों की पहचान करना आसान नहीं। ऐसी खबरें छपी हैं कि पुरातत्वविदों को भी बुलाया गया कि वे अपनी तकनीक के इस्तेमाल से इनकी पहचान सुनिश्चित करें। अगर इस्राएल को भी पता नहीं कि जले हुए शव किसके हैं, तब भी प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कैसे कह दिया कि जले हुए शव हमास के हैं? क्या इस्राएल को यह सब पता था? अभी कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। हमास कैसे इस्राएल की सीमा में आ गया? हमास को किसने खड़ा किया? उम्मीद है इस्राएल के मंत्री, सलाहकार आने वाले दिनों में इसी तरह सच बोल देंगे। उनकी जुबान इसी तरह किसी दिन फिसल जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।